जी भाई नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाल ही में हो रहा एसएससी एमटीएस एंड हवलदार एग्जाम 2024 का एनालाइज एंड डिस्कस करने वाले हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, 25 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट का जो है एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों। अब जो है इस शिफ्ट में जितने भी मेरे को 100% रियल एंड ऑथेंटिक क्वेश्चन जो है मिले हैं, उन्हीं के बारे में जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ दोस्तों डिस्कस एंड एनालाइज करने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप जो है पहला क्वेश्चन जो है देख सकते हैं। पुरुषों के कबड्डी के मैदान में दोस्तों, जिसे हम कह सकते हैं कबड्डी कोर्ट की जो लंबाई है वो कितनी मीटर जो है होती है। सो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, 13 मीटर जो है इसकी जो है लंबाई होती है। अब दोस्तों अपन जो है आगे की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कृष्णा सोमती को उनकी हिंदी उपन्यास, दोस्तों इस उपन्यास को भी आपको ध्यान में रखना है। जिंदगी नामा उनका उपन्यास था और दोस्तों उनके लिए जो है सन 1980 में दोस्तों उसको कौन सा पुरस्कार जो है प्रदान किया गया, या फिर कौन से पुरस्कार से उसको सम्मानित किया गया था। मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जानते हैं कृष्णा सोमती के बारे में। दोस्तों कृष्णा सोमती जो थी वो एक भारतीय हिंदी भाषा की कथा और लेखिका और निबंधकार के रूप में उन्होंने जो है अपना भूमिका निभाई। इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को आप रिमेंबर कर सकते हैं। और दोस्तों यदि बात की जाए, उनको 1980 में दोस्तों उनके उपन्यास जिंदगी नामा के लिए उन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता। इसी प्रकार से उन्होंने सन 1996 में उन्होंने जो है अपने साहित्य अकादमी फेलोशिप से उनको सम्मानित किया गया था। इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी आपको अच्छी तरीके से रिमेंबर कर लेना है। इसी प्रकार से दोस्तों हम जानते हैं इसके और जो है इन्होंने क्या अपना योगदान दिया। भारतीय साहित्य में उनके योगदान के लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से जो है उनको सम्मानित किया गया था। और दोस्तों प्रकाशनों का अनुवाद कई भारतीय और विदेशी भाषाओं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वीडिश, रूसी और अंग्रेजी जो है वो प्रकाशकों का अनुवाद जो है वो इस प्रकार से कई भाषाओं में लिखा गया था। तो इस प्रकार से इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी आप रिमेंबर कर सकते हैं। इसी प्रकार से यदि बात की जाए दोस्तों कृष्णा सोमती के बारे में, तो सन 1999 में उन्होंने पहला तथा कथा जो है वो चूड़मणि पुरस्कार जीता था। इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी आपको ध्यान में रखना है। 1981 की दोस्तों यदि बात की जाए, तो 1981 में उनको शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और दोस्तों 1982 में उनको हिंदी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसी प्रकार से दोस्तों यदि बात की जाए सन 1982 में उन्होंने क्या प्राप्त किया था, तो हिंदी अकादमी दिल्ली का सलाखा पुरस्कार जो है सन 1982 में उन्होंने प्राप्त किया था। और दोस्तों सन 2008 के अंतर्गत उन्होंने व्यास सम्मान से जो है सम्मानित किया गया था। इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी आपको रिमेंबर कर लेना है। अब दोस्तों हम जानते हैं कि व्यास सम्मान के अंतर्गत क्या होता है, ये सम्मान जो है किस क्षेत्र में मिलता है वह भी हम जान लेते हैं। जैसा कि दोस्तों भारत में एक साहित्यिक पुरस्कार है जिसे दोस्तों सन 1991 में जो है उनको प्रथम बार प्रदान किया गया है। और दोस्तों बिरला फाउंडेशन द्वारा वार्षिक रूप से प्रदान किया जाता है। क्या व्यास सम्मान जो है वो प्रदान किया जाता है। इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी आपको अच्छी तरीके से रिमेंबर कर लेना है। इसी प्रकार से दोस्तों अपन जो है इसकी व्यास सम्मान के अंतर्गत दोस्तों इसकी इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात की जाए, तो इसके अंतर्गत जो है 4 लाख रुपए जो है नकद भुगतान भी इसके अंतर्गत शामिल है। उसको सम्मानित किया जाता है, 4 लाख रुपए देकर भी जो है आते हैं। अब दोस्तों हम जानते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में। ज्ञानपीठ पुरस्कार की दोस्तों यदि बात की जाए, तो इसके अंतर्गत जो है भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा जो है किसी लेखक को जो है साहित्य के प्रति उत्कृष्ट योगदान के लिए जो है दोस्तों ये ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। इस इम्पोर्टेंट को ध्यान में रखना है। और दोस्तों ये प्रतिवर्ष जो है दिए जाने वाला पुराना और सर्वोच्च भारतीय साहित्यिक पुरस्कार भी है। इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी आपको याद रखना है। अब दोस्तों अपन जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में जानते हैं। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार के अंतर्गत दोस्तों सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, ये जो है एक भारतीय
का जो साहित्यिक सम्मान है, जिसको दोस्तों साहित्य अकादमी की राष्ट्रीय पत्र अकादमी और प्रत्येक वर्ष 24 प्रमुख भारतीय भाषाओं में से जो है किसी में से भी सबसे उत्कृष्ट साहित्यिक प्रतिभा के लेखकों जो है ये प्रदान किया जाता है। इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी आप अच्छी तरीके से रिमेंबर कर सकते हैं। सो गाइस, इसी प्रकार से अपन यदि बात की जाए सरस्वती सम्मान के बारे में, तो सरस्वती सम्मान के बारे में देखें तो दोस्तों यहाँ पर जो है भारत के संविधान की जो 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध भारत की जो 22 भाषाओं में से किसी भी एक में यदि उत्कृष्ट गद्य या कविता साहित्यिक कार्यों के लिए एक वार्षिक पुरस्कार जो है वो सरस्वती सम्मान के रूप में दिया जाता है। इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी आपको अच्छी तरीके से रिमेंबर करना है। इसी प्रकार से दोस्तों यदि बात की जाए सरस्वती सम्मान के अंतर्गत, तो सरस्वती सम्मान जो है वो इसका नाम जो है वो ज्ञान की एक भारतीय देवी के नाम से भी जाना गया है या फिर रखा गया है। दोस्तों ये सरस्वती सम्मान के बारे में भी आप इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी रिमेंबर कर सकते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों इससे जुड़े हुए इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जैसा कि दोस्तों अनुशीलन समिति के बारे में, मेरे प्यारे दोस्तों इस अनुशीलन समिति की स्थापना जो की थी वो किसके द्वारा की गई थी, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ब्रह्मनाथ मिश्रा के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अब दोस्तों इसमें जानते हैं कि इस अनुशीलन समिति के अंतर्गत जो है कौन कौन से व्यक्ति जो थे वो शामिल थी। इसमें देख सकते हैं जतिंद्र नाथ बनर्जी, वरिंद्र कुमार घोष और दोस्तों अन्य भी लोग जो थे इसके अंतर्गत शामिल थे। इस इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को भी आपको अच्छी तरीके से रिमेंबर कर लेना है। अब दोस्तों हम जानते हैं कि अनुशीलन समिति के और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के में, जैसा कि दोस्तों यदि बात की जाए अप्रैल 1906 में दोस्तों क्या हुआ था अनुशीलन समिति के अंतर्गत, जैसा कि दोस्तों युगांतर नामक साप्ताहिक जो प्रारंभ किया गया था वो अप्रैल 1906 के अंतर्गत किया गया था। इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी आपको अच्छी तरीके से रिमेंबर कर लेना है। इसी प्रकार से दोस्तों यदि आगे की ओर बढ़ते हैं और हम जानते हैं कि अनुशीलन समिति के बारे में, तो अनुशीलन समिति में दोस्तों यदि बात की जाए सन 1907 के अंतर्गत क्या हुआ था, तो सन 1907 में जो है वो युगांतर समूह द्वारा एक बहुत ही लोकप्रिय ब्रिटिश अधिकारी सर फुलर के जीवन पर एक काल्पनिक प्रयास किया गया था। इस इम्पोर्टेंट जो है फैक्ट को भी आपको ध्यान में रखना है। इसी प्रकार से दोस्तों हम जो है अनुशीलन समिति की दो शाखाएं थी, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहली हो गई कलकत्ता में जुगांतर समूह और दोस्तों ढाका में ढाका का अनुशीलन समिति जो है वो दोस्तों इस प्रकार से इसकी दो शाखाएं बट गई थी। इसी प्रकार से दोस्तों यदि बात की जाए सन 1905 के अंतर्गत जो है अनुशीलन समिति के अंतर्गत क्या हुआ था, तो भवानी मंदिर जो है प्रकाशित किया गया था। इस इम्पोर्टेंट पॉइंट को भी आप रिमेंबर कर सकते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों हम देखें अनुशीलन समिति में दोस्तों 1907 में जो है वो वर्तमान रणनीति में जो है सैन्य प्रशिक्षण की वकालत जो की थी सन 1907 के अंतर्गत की थी। इस इम्पोर्टेंट पॉइंट को भी आपको अच्छी तरीके से रिमेंबर कर लेना है। सो गाइस, इसी प्रकार से हम जानते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अपना क्या दे रखा है, एक मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था का कौन सा एक महत्वपूर्ण पहलू है। सो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, पूंजीवादी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों पूंजीवादी जो है एक आर्थिक प्रणाली है जिसमें दोस्तों निजी व्यक्ति या व्यवसाय पूंजीगत वस्तुओं के स्वामी होते हैं। इस इम्पोर्टेंट पॉइंट को भी आपको अच्छी तरीके से रिमेंबर कर लेना है। इसी प्रकार से दोस्तों यदि हम बात इसकी और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात की जाए, तो और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के अंतर्गत यहाँ पर आप देख सकते हैं समाजवादी को अक्सर पूंजीवादी के दोस्तों विपरीत के रूप में ही प्रस्तुत किया जाता है, जहाँ कोई मुक्त बाजार नहीं होता और दोस्तों संसाधनों का आवंटन जो है एक केंद्रीय निकाय के द्वारा निर्धारित किया जाता है। इस इम्पोर्टेंट पॉइंट को भी आप रिमेंबर कर सकते हैं। नेक्स्ट अपना इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, जैसा कि दोस्तों पूंजीवादी की आवश्यक विशेषता जो है उसका लाभ कमाना उसका जो है मेन उद्देश्य माना गया है। इसी प्रकार से हम आगे की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में। समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो है वो क्या होता है, इसके अंतर्गत जो है आर्थिक प्रणाली तीन पूछताछों को एक अलग तरीके से स्वीकार करना इसका मतलब होता है। इस इम्पोर्टेंट पॉइंट को भी आपको अच्छी तरीके से रिमेंबर कर लेना है।
अब दोस्तों हम जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में जानें तो समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत क्या होता है। इसके अंतर्गत दोस्तों एक समाजवादी समाज में सरकार यह निर्धारित करती है कि समाज की आवश्यकताओं के अनुसार कौन से उत्पादों का निर्माण करना चाहिए। इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी आप रिमेंबर कर सकते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों हम जो है नेक्स्ट इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो है आर्थिक प्रणाली जो है वो 3 पूछताछों को एक अलग तरीके से स्वीकार करना है, यही दोस्तों इसमें बताया गया है। अब दोस्तों आपसे प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में बेल आइकन यानी घंटी का निशान है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों जितना हो सके वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। सो गाइस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।